लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस का जो सीरीज चालू हुआ है उसका ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं पहले प्रश्न को। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। तो जो तेग बहादुर थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। याद रखेंगे, ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हें जो मृत्युदंड दिया गया था वो 11 नवंबर 1665 को दिया गया था। सॉरी, 11 1675 को दिया गया था। ठीक है, 75 को दिया गया था। ठीक है, तो इतनी बातों को याद रखेंगे। ये 9वें गुरु थे और 11 नवंबर 1675 को इनको मृत्युदंड दिया गया था। और ये जो मृत्युदंड दिया गया था वो इस कारण दिया गया था क्योंकि वो जो कश्मीरी पंडित थे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ये तेग बहादुर आवाज़ उठा रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी वृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? सही जवाब है विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। वो इस कारण होता है, जो ध्यान से समझिए, जो सभी बृहद ज्वारों है उनमें सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के समय घटित होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इस समय सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ठीक है, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं ये तीनों के तीनों एक सीध में होते हैं, जिससे इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ जो होता है मिलकर समुद्र पर अधिक प्रभाव डालती हैं और इससे क्या होता है, ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, और यह विशेषकर क्या होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, तो ये कब होता है, या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा को होता है। इसी समय क्या होता है, जो ज्वार होता है वो सबसे ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है, नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था? ओरिसिस। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओरिसिस। ठीक है, और ये चीन नदी को प्राचीन काल में मिस्र का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसको डेल्टा के आकार के कारण इसे डेल्टा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए मिलान करना है, देखते हैं इसको। तो ए का अशोक जो होगा ये मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं अभिलेख। देखिए मास्की, गुर्जरा, नेतुर जो है एवं उदेगुलम अभिलेख, ये जो चारों के चारों हैं ये अशोक के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, मगध का राजा जो था वो कौन था? मगध का राजा के बारे में जो वर्णन किया गया है वो भारभू अभिलेख में किया गया है। ठीक है, अब देखिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये जो है ये पंचम बृहद शिलालेख में किया गया। ठीक है, और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, और अब्राहम लिंकन को दासों का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैन कैंप का लेखक कौन था? सही जवाब होगा एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो मैन कैंप है, ठीक है, ये हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, और इसमें राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। पहली बार ये 1925 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1925 को प्रकाशित हुई थी और इसमें क्या हुआ, हिटलर ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा उसने राजनीतिक विचारों और राष्ट्रवादी समाजवादी विचार के सिद्धांतों को भी इसमें प्रस्तुत किया है। ठीक है, और मैन कैंप जो है ये एक जर्मन भाषा है। ठीक है, जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा संलेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये चाणक्य के शिष्य और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर
गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब होगा जनरल डायर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसके बारे में जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को यानी कि 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कब हुआ था यही पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा, मतलब किस पर्व के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, किस पर्व के दिन। ठीक है, तो ये हुआ था वैशाखी के दिन। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस पर्व के उपलक्ष्य में लोग उसमें उपस्थित हुए थे, तो बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर इसने गोलियां चलवाना शुरू कर दी। और जनरल डायर की जो हत्या है वो किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी कानपुर में। याद रखेंगे 1925 में कानपुर में हुई थी। ये भी कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना में सिंगारवेलु और चेट्टियार जैसे अन्य क्रांतिकारियों का भी योगदान था। ठीक है, लेकिन जो मुख्य योगदान है वो किनका है? एम.एन. राय का है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, ये योजना जो था वह 3 जून, याद रखेंगे 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस योजना को जो प्रस्तुत किए थे भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके आधार पर क्या किया गया था कि जो हिंदू बहुल राष्ट्र जो क्षेत्र था उसे भारत और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसे पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 2 देश भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया 15 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे 2-3 चीज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है पहला कि भारत का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। ये योजना कब लागू किया गया? 3 जून 1947। और इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, कौन से? माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, ये सही जवाब होगा। अब देखिए कहीं कहीं सिकंदर लोदी भी मिलता है। अकबर और सिकंदर लोदी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, और 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसका पुनः स्थापना की और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से विकसित किया। तो जो वास्तविक संस्थापक था आगरा शहर का उसे अकबर को ही माना जाता है। ठीक है, हालांकि अगर ये पूछा जाए प्रश्न केवल जैसा यहाँ पे है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी भी सही हो सकता है और अकबर भी सही हो सकता है। ठीक है, परीक्षाओं में ज़्यादातर सिकंदर लोदी को सही माना जाता है, याद रखेंगे, लेकिन ये हमेशा सही नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक आगरा शहर का अकबर को माना जाता है। ठीक है, केवल संस्थापक पूछे तो सिकंदर लोदी को माना जाता है। दोनों ही बातें आपको बता दी गई। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, बसाया था आगरा शहर को, लेकिन जो पुनः इसकी स्थापना अकबर ने की थी और उसे बढ़िया तरीके से विकसित किया था अकबर ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में दिल्ली लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें जो लेख लिखे गए हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इस शिलालेख पे अशोक ने धार्मिक और नैतिक उपदेशों के उल्लेख दिए हैं। ठीक है, आदेश दिए हैं। ध्यान समझेंगे कि इस शिलालेख पे जो है धार्मिक और नैतिक कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। इन डार्क के संबंध में सत्य है, तो इन डार्क के संबंध में क्या सत्य है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सत्य है आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, इसे ही इन डार्क कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त के बारे में का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उनका नाम बताएंगे। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था। कारण दिया गया है कि मौर्य शासन अति केंद्रित व्यवस्था थी। अब नीचे के कूट से इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो दे रहा है कि ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही भी है, ए भी सही है। ठीक है, कथन भी सत्य है और उसका कारण भी उसकी व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? 6 माह। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी भी राज्य में ये 356 आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, जब क्या हो, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जो राज्य है वो असमर्थ है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, अधिकतम ये 3 साल तक के लिए रह सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पे इसे लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, इसे संसद से मंजूरी लेना जरूरी है और अधिकतम 3 साल तक ये रह सकता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है, और इसे 2 तरीकों से किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के मंजूरी से, और इसका प्रस्ताव जो है वो राज्य विधानसभा का भी मंजूरी जरूरी होता है इसके प्रस्ताव को लेकर। ठीक है, 368 में ये साफ साफ बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनकी भी मंजूरी आवश्यक होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो ये संख्या जो हो सकती है ये 552 हो सकती है। ठीक है, 552 हो सकती है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि उन लोगों में से होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष योगदान किए हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? ठीक है, तो 19 का सही जवाब होगा VN राव। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्हें 1950 से लेके 1962 तक इन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति वैसे 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता या अनुभव रखते हैं। और ये जो मनोनयन है ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत कर सकते हैं, इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं ये अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। तो दोबारा से फिर वही प्रश्न आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 12 होगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका विरोध करते समय लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? सही जवाब है साइमन कमीशन बहिष्कार। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया ये याद रखने वाली बात है। तो ये 25 अक्टूबर 1928 को भारत आया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसी विरोध के
दौरान उनके सर पे लाठी से गंभीर चोट लग गई, जिसके वजह से 17 नवंबर 1900 ध्यान रखेंगे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को विरोध हुआ और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जन्म की दर से क्या होनी चाहिए? तो अधिक हो, ठीक है, और बराबर हो, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बी और सी। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। मिस्र के राजा टॉलमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुत्र के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तृतीय। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1961 से लेके 1966 था। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिक विकास। ठीक है, क्या था? औद्योगिक विकास, याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, तो बिंदुसार जो था, ठीक है, ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और मौर्य वंश का द्वितीय राजा था। ठीक है, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? जॉन मार्शल। ऑप्शन ए सही जवाब है, जॉन मार्शल ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है? बुध। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है वो बुध है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। याद रखेंगे, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। ठीक है, भोज या सांझ का जो तारा है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। याद रखेंगे, लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ग्रहों में जो सबसे बड़ी ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है वह ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है वो भी बृहस्पति ही है। ठीक है, और रिंग वाला जो ग्रह है वैसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है? ठीक है, तो ये जो है ये शनि ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे ये शनि ग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है, ये याद रखेंगे। तो चलिए आज के साथ इसी के क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।